हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025 के 3 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ नेम्स, फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। तो इस क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की हमको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को राइट करने के लिए बोला गया है, लिखने के लिए बोला गया है। तो कुल मिलाकर के हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उनकी हमको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। उसके साथ ही साथ इन हाइड्रोकार्बन के जो पहले फर्स्ट यानी कि जो पहले 4 मेंबर्स होते हैं एक सीरीज के, वो राइट करना है। और इन हाइड्रोकार्बन का हमको स्पेशली क्या लिखना है, तो नेम यानी कि नाम लिखना है, उनके फॉर्मूलेज लिखना है और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज लिखना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे आंसर में बोला गया है अ हाइड्रोकार्बन यानी कि एक हाइड्रोकार्बन जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है। अभी मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास एक ही एटम में हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये एक अकेला है इसलिए ये एटम होता है। लेकिन अगर इसके साथ कोई और अटैच हो जाए, जुड़ जाए, चाहे वो हाइड्रोजन ही जुड़ जाए या फिर कोई और दूसरा आइटम जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और जैसे कि नाम में क्लियर है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो एक मॉलिक्यूल है जो कि कंसिस्ट करता है यानी कि रखता है अपने अंदर ओनली यानी कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि नाम में क्लियर है ना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कंसिस्टिंग यानी कि होना या रखना, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन के हमको 4 पहले मेंबर लिखना है। अब इसके पहले कि हम हाइड्रोकार्बन के मेंबर देखें, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एल्केन या फिर एन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ईन बोलते हैं। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उनको हम आइन बोलते हैं। अब ये तीनों ही जो है ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि कार्बन भी है और बाकी यहाँ पे लगे हुए एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी होते ही है। तो यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोकार्बन बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एल्केन बताना है कि एल्कीन की एल्काइन, एन की ईन की आइन, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो अभी हम इस आंसर में जो है एल्केन ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे फेवरेट रहा है हमेशा से। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन के अंदर जो ये एल्केन होते हैं या फिर एन सीरीज वाले जो होते हैं एलिमेंट्स, उनके पहले 4 मेंबर और उनके नाम, फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज को चलिए देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम उल्टा बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये देख करके हम इजीली इसका फॉर्मूला और इसका नाम कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले एक ही कार्बन लेंगे, ठीक है, और एक कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। और एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, हाइड्रोजन। तो सब जगह देखिए क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? तो ये जो आप ये लिखे हैं ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि आपने बॉन्ड्स के रूप में स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं। अब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं कार्बन। देखिए कार्बन कितना है, 1 है, तो C लिखो। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो H4 लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं फॉर्मूला। अब इनका नाम कैसे लिखते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और फॉर्मूला सीखते हैं। अब इसके बाद वाले एलिमेंट को देखते हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक है। सेपरेट इसलिए कर लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब क्या करते हैं, सीरीज में एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ। तो देखिए 2 कार्बन हमने यहाँ पे बीच में डाल दिए। ठीक है, 1 से 2 हो गए। और सारे कार्बन के पास कैपेसिटी क्या होती है, 4 बॉन्ड बनाने की, ये मैंने आपको बताया, राइट। तो देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड बना दिए, उसमें एक तो लग गया कार्बन। ठीक है, तो इसके पास 3 बच गए, ये हाइड्रोजन इधर के। ठीक है, और ये राइट वाला जो कार्बन है इसके पास भी देखिए एक तो लेफ्ट में कार्बन है, बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। सिंपल तो चीज़ है, राइट। अब हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते आ गया। ठीक है, 1 कार्बन फिर 1 कार्बन, 2 कार्बन चाहिए, बाकी सब जगह 4-4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस कार्बन के पास देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और ये 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास ये 1 ऊपर हो गया, ये लेफ्ट में,
सॉरी राइट में, देन लेफ्ट में, और ये सब जगह लगा दी हाइड्रोजन। तो अब कार्बन कितने देखिए 2 हैं तो लिखेंगे C2, और हाइड्रोजन कितनी अब 1 2 3 4 5 और 6, तो H6 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है राइट। ऐसे अब तीसरे को देखते हैं, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। 3 कार्बन ले लो, ये हमने ले लिए 3 कार्बन, सभी के पास 4-4 बॉन्ड बना दो। तो ये जो बीच वाला है इसके पास 2 बॉन्ड तो हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी है, ऊपर नीचे बना लो। इसके पास भी ऊपर नीचे, इधर लेफ्ट में इधर राइट में लगा दो सब जगह क्या, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और नीचे भी ऐसे 3 हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन कितने 3 है तो C3, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H हो जाएगा 8। क्लियर है। अब ऐसे ही फोर्थ वाले को बनाते हैं, तो 4 कार्बन लगा दो 1 2 3 एंड 4, राइट है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हाइड्रोजन लग जाएंगे, और लास्ट वाले के पास लेफ्ट में और राइट वाले के पास राइट में। अब लगा दो H H H, देखो H H सब जगह लगा दी हमने। तो यही सिंपल सा लॉजिक है और हमको लगता है बहुत टफ है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए कार्बन कितने 4 है तो लिखेंगे C4 है। H गिनो 1 2 3 4 5 6, ये नीचे 7 8 9 और ये 10, तो H हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और जो फॉर्मूला है वो लिखना था। अब इनका नेम कैसे लिखते हैं उसके लिए देखिए जो आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन का नाम होता है मेथ। एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए नेम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है तो आ जाएगा मेथ, आगे सामने मेथ, और सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन। सिंगल बॉन्ड का क्या होता है एन होता है, तो मेथ एन यानी कि मिथेन हो जाएगा इसका नाम। अब सेकेंड वाले में देखो यहाँ पे क्या है C2, यहाँ देखो चाहे फिर यहाँ देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का देखिए नाम में आ गया एथ, सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, तो इथेन हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड में देखो 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप आ गया, सिंगल बॉन्ड है सब जगह देखो यहाँ पे तो एन हो जाएगा प्रोपेन, राइट। इसके बाद देखो C4 है, 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये आ गया ब्यूट। अब देखो यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो जाएगा एन यानी कि ब्यूटेन। तो इस टाइप से आपको चारों के नाम लिखना था। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 के और में बोला गया है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसका मतलब है जो नीचे दिए हुए जो कंपाउंड्स है, जो ये आप कंपाउंड देख रहे हैं 1 2 और 3, इनके हमको नेम यानी कि नाम बताना है कि ये कौन से कंपाउंड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड को पहचानने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में समझा दूं कि ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वो ग्रुप ऑफ एटम जो है उस पूरे कंपाउंड का लीडर होता है, क्योंकि उसी के बेस पे उस कंपाउंड को पहचान मिलती है। अब ये कैसे होता है चलिए 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम पहले एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं HCO, यहाँ CHO बोलते हैं। तो जब भी आप सिंगल बॉन्ड CHO देखो तो सबसे पहली बात ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। जहाँ पे भी CHO है मतलब वो एल्डिहाइड है। क्या है एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब जब इसका नामकरण किया जाता है या फिर नेमिंग की जाती है तो ये जो स्टार्टिंग की जो 2 लेटर है AL, इसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। ये हो गई पहली चीज़। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन है वो एक ही है, तो एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन जब भी होता है तो मेथ होता है। जैसे कि आगे एलिमेंट में देखिए यहाँ पे 2 कार्बन हो गए तो इसका नाम एथ होगा। उसके बाद में देखिए 3 कार्बन है तो प्रोप होगा। तो एक कार्बन यानी कि मेथ, 2 कार्बन यानी कि एथ, 3 कार्बन यानी कि प्रोप, 4 यानी कि ब्यूट, 5 यानी कि पेंट, 6 यानी कि हेक्स, 7 यानी कि हेप्ट, 8 यानी कि ऑक्ट, 9 यानी कि नॉन और 10 यानी कि डेक। ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नाम पे वापस आते हैं। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही कार्बन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूँ, देखिए 1 बाय 1 देखिए, तो एक कार्बन है तो मेथ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जनरली हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है। सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जी नहीं,
यहाँ पे हम जब बॉन्ड की बात करते हैं तो हम चेक करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं। यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, अगर एक ही कार्बन तो बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं एन, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है। उसके बाद मैंने बताया, अब चेक करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो ये था एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का सामने के दो लेटर यानी कि एल लिखते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस फंक्शनल ग्रुप के पहले चेक करते हैं, ठीक है, कि ये देखिए इस फंक्शनल ग्रुप में पहले क्या है, ये ए है, ए क्या है, वोवेल है। तो अगर यहाँ पे वोवेल है तो ठीक इसके सामने भी वोवेल नहीं हो सकता है, अगर है तो इसको कट कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। क्या नाम है इसका, मिथेनल। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड कंपाउंड की। अब यहाँ पे देखिए ये जो है दो कार्बन है, तो दो कार्बन का मैंने बताया ये होता है एथ, राइट है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन ई तो आएगा ही आएगा, तो ईथ देन एन। और फंक्शनल ग्रुप को देखिए क्या है, ये जो ओ एच फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स यस शराब यानी कि दारू। इसके अब सामने के दो नहीं लिए जाते हैं, एल्डिहाइड के सामने के दो लिए जाते हैं, लेकिन एल्कोहल के आखिरी के दो लिए जाते हैं जो कि ओ एल। तो देखिए क्या आएगा, ओ एल। अब फिर से प्रॉब्लम है, इस फंक्शनल ग्रुप के नाम में देखिए सामने क्या है, ओ है, वोवेल है, तो इसके सामने एक और वोवेल नहीं आ सकता है, तो इसको हटा देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल, ठीक है। तो इस एलिमेंट का, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले एलिमेंट की। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप। क्या बताया मैंने, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, ठीक है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। आप बोलेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसी को प्रायोरिटी मिलती है, फिर सिंगल बॉन्ड को नहीं देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई एन ई। क्या लिखते हैं, वाई एन ई, तो लिखो यहाँ पे वाई एन ई, ठीक है। इसके बाद इसमें ये भी चेक करिए कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या नहीं, बाकी सब तो हाइड्रोजन 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 है, तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम यही हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपाइन। चलिए मैं इसका आपको आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर है मिथेनल, ठीक है। ये सेकेंड कंपाउंड था, इसका नाम है इथेनॉल, और तीसरा कंपाउंड है, इसका नाम मैंने बताया प्रोपाइन। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, मेंडल हैज सिलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, राइट एनी 3 रीजंस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो मेंडल थे, तो मेंडल कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने सिलेक्ट किए थे, चुने थे पी के प्लांट को, यानी कि मटर के प्लांट को, पौधे को चुने थे उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। वो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे किस चीज़ का, इनहेरिटेंस का। किस चीज़ का, इनहेरिटेंस का। अभी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, कि जो माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में जाते हैं, तो माता पिता के गुण जो बच्चों में जाते हैं उनकी जो स्टडी होती है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी की जाती है, तो वो मेंडल साइंटिस्ट कर रहे थे। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि माता पिता के गुणों का बच्चों में जाना। तो इसके ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उस स्टडी के लिए उन्होंने पी के प्लांट को, यानी कि मटर के प्लांट को ही चुना, सिलेक्ट किया। तो ऐसा क्यों, राइट एनी 3 रीज़न। कोई भी 3 कारण आपको बताना है कि उन्होंने मटर के ही प्लांट को क्यों चुना, माता पिता के गुणों का बच्चों में जाने की इस प्रॉपर्टी का स्टडी करने के लिए। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे आंसर में बोला गया है, जो साइंटिस्ट मेंडल थे उन्होंने मटर के प्लांट को ही चूज़ किए, सिलेक्ट किए उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। ऐसा इसलिए बिकॉज यानी क्योंकि। अब 3 कारण हमको बताना है, तो 1 बाय 1 तीनों रीज़न को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला कारण है, जो पी प्लांट होता है, यानी कि जो मटर का प्लांट होता है, वो बाईसेक्सुअल होता है। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट भी है, ठीक है, और फीमेल पार्ट भी है, अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है उस फूल के अंदर, उस फ्लावर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। तो मटर के प्लांट को या पी प्लांट को उन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो बाईसेक्सुअल होता है। बाई यानी कि होता है 2, 2 सेक्स है, यानी कि मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों ही एक ही प्लांट में मिल जाते हैं, इसलिए उन्होंने पी के प्लांट को चुना।
सेकेंड रीज़न है सेल्फ पॉलिनेटेड। अब देखिए पॉलिनेटेड क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम बोलते हैं एंथर, उस एंथर के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्टिग्मा पे जाते हैं। फ्लावर का एक पार्ट होता है स्टिग्मा, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं उस फ्लावर का। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से, ठीक है, फीमेल में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब होता है कि अगर एक ही पौधे का एक ही फूल है, ठीक है, मानते हैं एक फूल लगाए, तो उस एक फूल के मेल पार्ट से यानी कि एंथर से अगर पॉलन ग्रेन्स, वो कण, वो बीज फीमेल यानी कि स्टिग्मा पे जा रहा है उसी फ्लावर के, यानी एक ही फ्लावर की बात करें, एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, फीमेल पार्ट पे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। या फिर क्या हो सकता है कि एक ही फूल का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे, अगर वो जाते हैं उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, यानी कि दूसरे प्लांट की बात नहीं कर रहे, प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, भले फ्लावर दूसरा होगा तो भी बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, दूसरे प्लांट को यहाँ पे नहीं लिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेटेड। तो जो पी प्लांट होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, यानी कि अपने ही प्लांट के एक ही फ्लावर से जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इस फीमेल बॉडी पार्ट पे चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। इसके अलावा ये जो पी प्लांट है ये एनुअल प्लांट होते हैं। तो एनुअल प्लांट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक ही सीजन में, यानी कि एक ही ईयर में, एक ही साल में कंप्लीट कर लेते हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, उनके बीज लगते हैं, ठीक है, सबसे पहले सीड लगते हैं, सीड जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है कि जो ये बीज हैं वो एक प्लांट निकालते हैं। अभी प्लांट क्या करता है, जर्मिनेशन के बाद ग्रो करता है, बड़ा होता है, बड़ा होकर के वो अपने ही उस प्लांट पे फ्लावर्स को जनरेट करता है, ठीक है। और फ्लावर के बाद ये प्लांट डाई यानी कि मर जाते हैं, ठीक है। तो डाई यानी कि मर जाते हैं, DIE है, ठीक है, मर भी जाते हैं। तो एक ही सीजन में, एक ही साल में अगर ऐसे प्लांट जो कि जन्म लेने से लेकर के मरने तक के एक साल में उनका लाइफ साइकिल खत्म होता है, इसको बोलते हैं एनुअल प्लांट। तो जो मटर का प्लांट है वो साल में एक बार में ही उसके बीज लगते हैं, वो जर्मिनेट होता है, वो बड़ा होता है प्लांट, अपने फ्लावर भी निकालता है और मर भी जाता है। तो एक साल में पूरी साइकिल हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। तो पहला रीज़न साइंटिस्ट मेंडल ने पी के प्लांट को ही क्यों चुना, तो ये था कि जो मटर का प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल भी होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड भी होता है और एनुअल प्लांट भी होता है। पहला रीज़न क्लियर है। सेकेंड रीज़न की बात करते हैं कि ये जो पी प्लांट होता है इसके पास जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि एक साल यानी कि एक सीज़न में वो मर भी जाते हैं। तो क्योंकि पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, और इनको ग्रोन यानी कि उगाया जा सकता है बहुत ही आसानी से, यानी कि ईजिली एवरीवेयर, यानी कि हर जगह इसको उगाया जा सकता है, इसलिए इसको चुने। क्यों? क्योंकि मेन कारण तो यही था कि जो इनकी लाइफ साइकिल है वो छोटी होने के कारण, ड्यू टू यानी कि कारण, तो क्योंकि मटर के प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो छोटी होती है, इस कारण से बहुत ही शॉर्ट टर्म में यानी कि कम समय में इसी पी प्लांट के मेनी जनरेशंस, बहुत सारे जनरेशंस के बारे में स्टडी की जा सकती है। क्योंकि अगर एक इंसान के ऊपर स्टडी करेगा तो उसके 2-3 जनरेशन को स्टडी करने के लिए वो खुद जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक है, ये साइंटिस्ट मेंडल है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, और ये स्टडी कर रहे हैं, मान लेते हैं ये उनके एक फ्रेंड है, इनके बारे में कि इनके जो गुण हैं वो इनके माता पिता से आए हैं। तो मान लेते हैं ये इनके माता पिता हो गए, और मान लेते हैं इनके माता पिता और जिंदा नहीं है, तो पहले इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है, देन इनके बच्चे अवेलेबल हैं तो इनकी स्टडी कर लेंगे, और मान लेते हैं शादी करता है और इसके भी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इनकी भी स्टडी कर पाएंगे। तो एक बार में ये 3 जनरेशन की ही स्टडी कर पाएंगे, हालांकि 2 जनरेशन होगा क्योंकि ये तो मेन हो गया, इनकी स्टडी कर पाएंगे, यानी कि ये हो गया पहली जनरेशन, क्योंकि इनके गुण जो हैं वो हमको पता है, पर इनके माता पिता तो है ही नहीं, तो उनके गुण तो क्या थे पता ही नहीं है। तो ये पहली जनरेशन हो गया जिसकी स्टडी कर सकते हैं ये, और ये हो गया दूसरी जनरेशन। तो 2 जनरेशन की ही स्टडी पॉसिबल है। इसी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चुना, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में ऐसे बहुत सारे जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं उस मटर के
प्लांट के जरिए, वो भी शॉर्ट टर्म में, यानी कि बहुत ही कम समय में, ठीक है, और वो भी मेनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड रीज़न। अब बात करते हैं थर्ड रीज़न की, कि इस मटर के प्लांट में मेनी यानी कि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं हमको देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि अलग अलग वेराइटी के, अपोजिट टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर्स है, जो गुण होते हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि अलग अलग कैरेक्टर कैसे, कि ये जो पी के प्लांट होते हैं कुछ टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, तो कुछ ड्वार्फ यानी कि बौने होते हैं। तो ये दो अलग अलग कैरेक्टर हो गए। कुछ के जो सीड है वो एकदम राउंड होते हैं, ठीक है, तो उसको आर बोलते हैं, और कुछ के झुर्रीदार होते हैं जिसको हम रिंकल बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर थे, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मटर के प्लांट में बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स जो है, जो गुण हैं उन प्लांट्स के, वो हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन मटर के प्लांट में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। अब ये आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसके पहले क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं। हमने थोड़ी देर पहले समझे थे कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है। इसमें हमने देखे थे कि भाई एक ही प्लांट है, ठीक है, ये एक मान लेते हैं, ये प्लांट लगा हुआ है और इस प्लांट पे एक ऐसे फ्लावर लगा हुआ था। तो इसी फ्लावर के एंथर से, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे क्या हुआ था, पॉलिन ग्रेन्स गए थे, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अब यहाँ पे जो वर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन का, इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरा भी प्लांट है, ठीक है, उसके पास भी एक स्टेप का मानते हैं कुछ फ्लावर है। तो अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से, ठीक है, उसके अंदर जो कण होते हैं, इसको पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, वो यहाँ से किसी दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट पे अगर जो कि स्टिग्मा होता है उस पर अगर जा रहे हैं पॉलिन ग्रेन्स, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि दूसरा प्लांट आ गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, एक तो ये नेचुरल हो सकता है, हवा, आंधी, तूफान, बर्ड, एनिमल्स के जरिए, और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि इंसान जानबूझ के खुद कर रहा है, आर्टिफिशियल हो गया, वो नेचुरल नहीं हो रहा है, वो इंसान करना चाह रहा है स्टडी के लिए, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन है, ये इजीली डन यानी कि किया जा सकता है इंसान के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने मटर के प्लांट को चुने। तभी तो अलग अलग टाइप की जनरेशन्स या वेरिएशंस या टाइप्स हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेम अगर जनरेशन मिलेंगी तो उसमें स्टडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अलग अलग वेराइटी मिले, अलग अलग टाइप मिले, उसके लिए आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी करना पड़ता है, और ये मटर के प्लांट में करना बहुत ही आसानी से संभव है, पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे 3 कारण जिसकी वजह से साइंटिस्ट मेंडल ने पी के प्लांट को सिलेक्ट किए थे अपने इनहेरिटेंस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के और में बोला गया है, राइट द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विथ इट्स रे डायग्राम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे आपको राइट करना है, लिखना है। क्या लिखना है? मेंडल्स, मेंडल कौन थे? एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक लॉ दिए थे, नियम दिए थे, कानून दिए थे, किस चीज़ का? डोमिनेंस का। डोमिनेंस यानी क्या होता है? प्रभाव या असरदार, ठीक है। जो ताकतवर होता है, जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है, प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक लॉ दिए थे, कानून दिए थे। वो क्या होता है यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला गया है कि साइंटिस्ट मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो उनका असर का या प्रभावशाली या एक ताकतवर या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुण का किस प्रकार से असर होता है, प्रभाव होता है, इसके ऊपर एक लॉ दिए थे, वो हमको यहाँ पे लिखना है। इसके साथ ही साथ इसका रे डायग्राम भी हमको बना करके दिखाना है। अभी क्या होता है, डोंट वरी, इसको चलिए समझते हैं आंसर से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आंसर में देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जो कि साइंटिस्ट मेंडल ने दिए थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस लॉ के, यानी इस नियम या इस कानून के अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार, तो इस कानून के अनुसार डिफरेंट अलील्स यानी कि अलग अलग गुण वाले 2 पौधों को लिया गया, ठीक है। तो अलील्स यानी क्या होता है? गुण होता है। जैसे कि मान लेते हैं उन्होंने मटर का प्लांट लिए थे, कुछ मटर के प्लांट टॉल थे, लंबे थे, ठीक है, तो उसको एक सिलेक्ट किए, और दूसरा लिए ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी क्या होता है? बौने, जिनकी हाइट कम होती है। तो उन्होंने इन टॉल प्लांट को कैपिटल टी ले लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया टॉल, और ड्वार्फ को लेकर के स्मॉल टी ले लिए, यानी स्मॉल लेटर जो है वो कमज़ोर है, ठीक है, क्योंकि अच्छा गुण तो नहीं है बौना होना।
और एक स्ट्रॉन्ग जिसको हम डोमिनेंस बोल रहे हैं, जिसका प्रभाव रहेगा, असर रहेगा क्योंकि ताकतवर है, मजबूत है, तो उसको हमने कैपिटल टी लिए। तो बड़ा लेटर यानी कि पावरफुल है, ये याद रखना ना। कैपिटल लेटर यानी कि पावरफुल है और स्मॉल लेटर यानी कि ये कमज़ोर है। तो यहाँ क्या बोला गया कि जब साइंटिस्ट मेंडल ने अलग अलग अलील्स वाले यानी कि अलग अलग गुण वाले दो पौधों का पेयर लिए, जोड़ी लिए, तो उस समय जब इनको क्रॉस कराया गया यानी कि इनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया गया। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब मेल और फीमेल के मिलने से एक नया बच्चा होता है, ठीक है, चाइल्ड होता है, तो बच्चे को जन्म देना, चाइल्ड को जन्म देना, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज कराया जाता है, आपस में जुड़ाया जाता है। अब एक गैमेट क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे इंसान हो, या चाहे कोई और एनिमल हो, ठीक है, इन सभी में अपने ही जैसे संतान को या बच्चों को जन्म देने की एक कैपेसिटी होती है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीवित प्राणी जिनमें जान है, उनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है। तो उनमें से कुछ सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स, या उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि वो खास सेल्स होती हैं जो कि एक नए बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। और उसी रिप्रोडक्टिव सेल को हम गैमेट बोलते हैं। तो जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, ये आपस में मिलते हैं और इसके मिलने से फिर वो जायगोट बनता है और फिर एक नया चाइल्ड वहाँ पे पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को जुड़वा रहे हैं, साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्रॉस कराया जा रहा है। तो वापस समझते हैं कि इस लॉ के अनुसार दो अलग अलग गुणों वाले पौधों की दो जोड़ियों को जब क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो उस समय पे ओनली यानी कि सिर्फ जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, डोमिनेंट यानी कि पावरफुल कैरेक्टर था, हमारे केस में एक हमने टॉल प्लांट लिए थे और एक ड्वार्फ लिए थे। पावरफुल कौन है? ये है टॉल प्लांट। तो इसी को बोलते हैं, जो पावरफुल है इसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जो पावरफुल कैरेक्टर है वो हमको अपीयर होगा यानी कि दिखाई देगा पहली जनरेशन में। ठीक है, पहली जनरेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ पावरफुल कैरेक्टर दिखेगा, यानी कि अगर हम इन दोनों को लेकर के क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो हमको मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों गुण जो है वो बच्चे में जाएंगे। अब दोनों तो हैं लेकिन हमको दिखेगा कौन? सिर्फ पावरफुल वाला यानी कि टॉल। तो यानी कि पहली जनरेशन के जितने भी बच्चे होंगे वो सभी के सभी टॉल प्लांट ही होंगे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि पहले जनरेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ पावरफुल कैरेक्टर, जिसको हम साइंस में बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, ही अपीयर होगा यानी कि दिखाई देगा। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो उनका नेचर है, जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, इसी को हम कॉल्ड यानी कि बोलते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी कि जो पावरफुल है उसी का असर दिखता है, प्रभाव दिखता है। क्या बोलते हैं? इसका असर दिखता है, क्योंकि वही पावरफुल है इसलिए वही हमको दिखता है। एंड ये जो लॉ था, इसका जो कानून था, इसी को बोला गया है मेंडल्स का, यानी कि साइंटिस्ट मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि उनके असर का जो लॉ था, जो पावरफुल है उसका असर दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है, यही उसी का लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं रे डायग्राम की। तो देखिए, हम यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट ले रहे हैं। पहला ले रहे हैं प्योर टॉल, एक ऐसा प्लांट है जो कि प्योर टॉल है। ठीक है, प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके जो दो एलील्स है, जो दो गुण हैं, वो कैसे हैं? दोनों टॉल है, दोनों सेम है, मतलब क्यों प्योर है। और एक प्योर ड्वार्फ, ठीक है, एक ड्वार्फ यानी कि एकदम प्योर बौना वाला प्लांट ले रहे हैं। प्योर क्यों? क्योंकि दोनों ही स्मॉल टी यानी कि दोनों ही बौने वाले हैं, इसलिए प्योर है। अब इनको जब क्रॉस कराते हैं तो इनके गैमेट देखिए, ये पेयर में होता है ना, तो इसको एलील बोलते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं तो गैमेट्स बोलते हैं। मैंने गैमेट्स का मतलब क्या बताया? स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसको बोलते हैं गैमेट्स। तो देखिए, यहाँ पे दो बड़े टी थे, कैपिटल टी थे, तो दोनों को अलग अलग कर लो। ठीक है, और ड्वार्फ में क्या था? स्मॉल टी, तो उसको भी अलग अलग कर लो। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा? गैमेट्स है, क्योंकि इनको भी हमको क्रॉस कराना है, आपस में जोड़ना है। जोड़ दो, तो देखिए इसका भी एक आगे जाएगा, इसका भी एक आगे जाएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दोनों सेम तो नहीं है, तो हाइब्रिड है। लेकिन पावरफुल क्योंकि टॉल है, पावरफुल तो टॉल ही है, इसलिए टॉल आपको बोलना पड़ेगा। पर ये प्योर टॉल नहीं है, हाइब्रिड है, क्योंकि दोनों टॉल नहीं है। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब है जो ये पहली जनरेशन है, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। और F1 में हमको कैसे प्लांट दिख रहे हैं? ये तो भैया टॉल ही होंगे, टॉल होंगे सारे, लंबे।
भले इसमें स्मॉल टी भी है, ड्वार्फ का भी कैरेक्टर है, लेकिन पावरफुल तो कैपिटल टी है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो पावरफुल है वही हमको देखने को मिलेगा पहली जनरेशन में। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने दो प्लांट ले रहे हैं जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एक बात तो हमने देख ली है, प्योर वाले को क्रॉस करवा के अब इम्प्योर यानी कि हाइब्रिड वाले को क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो मान लेते हैं एक को नाम देते हैं फीमेल गेमिट और एक को नाम देते हैं मेल गेमिट। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो गेमिट बन जाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी फीमेल के, और मेल का क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनको आप मिक्स कैसे करवाओगे, क्रॉस कैसे करवाओगे, हाइब्रिड कैसे करवाओगे। तो यहाँ पे हम देखिए एक बॉक्स बनाएंगे। अभी बॉक्स पहले से बना हुआ है तो मैं आपको एक सेपरेट बना के दिखाता हूँ। हम इस टाइप से एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 4 डब्बे होने चाहिए। ये इधर जो भी हम लिखेंगे मान लेते हैं फीमेल है, वो क्या है, फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। और इधर जो हम लिखेंगे वो मान लेते हैं मेल है, ठीक है। अब फीमेल के पास कैपिटल टी भी था और स्मॉल टी भी था, ठीक है, इस फीमेल के पास कैपिटल टी गैमेट भी था और स्मॉल टी भी था, और मेल के पास भी क्या था, कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, ठीक है। अब इस डब्बे की बात करते हैं, इस डब्बे को भरना है तो कैसे भरेंगे। पहले लेफ्ट में देखो क्या है, कैपिटल टी है, ऊपर देखो क्या है, ऊपर देखो तो ये ऊपर देखेंगे तो कैपिटल टी है, तो क्या मिल गया, कैपिटल टी, यानी कि प्योर टॉल प्लांट मिलेगा। अब इस डब्बे को भरते हैं, तो लेफ्ट में देखो क्या है, छोटा है, और ऊपर देखो क्या है, कैपिटल है। तो पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल वाले को, कैपिटल टी, क्योंकि पावरफुल है ना, तो पावरफुल पहले ही लिखना पड़ता है और फिर स्मॉल टी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल प्लांट हो गया। अब इस डब्बे की बात करते हैं, तो लेफ्ट में देखो क्या है, कैपिटल टी है, ऊपर क्या है, स्मॉल टी है। तो पहले कैपिटल लिखते हैं, तो कैपिटल टी और ऊपर था स्मॉल टी, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टॉल प्लांट। अब इस आखिरी डब्बे की बात करते हैं, तो लेफ्ट में देखो क्या है, इधर है ये स्मॉल टी, और ऊपर देखो क्या है, ऊपर जो है ये स्मॉल टी है, तो दोनों ही स्मॉल है, तो स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो 4 बच्चे मिलेंगे हमको सेकेंड जनरेशन में। एक क्या होगा, एक होगा प्योर टॉल, 2 होंगे हाइब्रिड टॉल, और एक होगा ड्वार्फ जो है वो प्योर ड्वार्फ है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट हो रहा है, पहली बार सुन रहे हो तो एक बार फिर से इस आंसर को सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 बच्चे मिल रहे हैं, एक हो गया प्योर टॉल, 2 हो गए हाइब्रिड टॉल, और एक हो गया प्योर ड्वार्फ। चलिए आंसर में देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है F2 जनरेशन हो गई, क्योंकि सेकेंड जनरेशन है। देखिए वही हमको मिला है, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड देन प्योर ड्वार्फ। तो यही था रे डायग्राम इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो अर्थिंग की वायर हम यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसका फंक्शन क्या है, कि उसका काम क्या होता है, और जो मेटल के स्पेशली अप्लायंसेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो कि हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, तो उन मेटेलिक अप्लायंसेस के लिए, उन मेटेलिक डिवाइसेस के लिए अर्थिंग की वायर को यूज करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, समझेंगे इन डिटेल में इस आंसर में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और अगर उनकी बॉडी मेटल की बनी हुई है यानी कि मेटेलिक बॉडी है, तो उस केस में हमको उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अर्थिंग की वायर से कनेक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो अर्थिंग की जो वायर है वो इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि अगर उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट का अगर लीकेज होता है ना, कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी वहां से फ्लो हो रही है, अगर कहीं से कट फट गया है, तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज होना शुरू होता है तो सीधा ट्रांसफर हो जाए ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड की तरफ कैसे ट्रांसफर होगा, जो अर्थिंग की वायर होती है उसका कनेक्शन होता है अर्थ से, ओके, पृथ्वी से, यानी कि ग्राउंड से, जमीन से उसका कनेक्शन होता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज होता है, लीक होती है, तो सीधा ग्राउंड की तरफ ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये जो अर्थिंग वायर होती है एग्जैक्टली करती क्या है, तो ये अर्थिंग वायर जो है इसका कनेक्शन मेटेलिक बॉडी से लेकर के सीधा अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है इस अर्थिंग वायर को, जिससे होता ये है कि जो अर्थिंग की वायर होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता नहीं है, इजीली इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यहाँ से हो जाता है। तो ये जो अर्थिंग की वायर है ये रास्ता देती है उस लीकेज वाली इलेक्ट्रिक करंट को कि वो इजीली उससे पास होकर के ग्राउंड की तरफ यानी कि जमीन में चले जाए, और जिससे कि
जो सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, जो झटका लगता है इलेक्ट्रिक करंट का, सीवियर यानी कि बहुत ही खतरनाक जो झटका लगता है किसी भी यूजर को जो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज करा था, उससे वो प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बचा सकते हैं उस इंसान को बहुत जोरदार झटका लगने से। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज होता है उस मेटेलिक बॉडी के जरिए से, और ये मेटेलिक बॉडी किसकी है, अप्लायंसेस की है जो कि इलेक्ट्रिक करंट से चल रही है, तो ये जो अर्थिंग की वायर होती है ना, इसके पास ये पोटेंशियल होती है, उतना वो पावर होता है कि वो इजीली उस लीकेज इलेक्ट्रिक करंट को इजीली अर्थ तक सप्लाई कर सकती है, जिसकी वजह से सीवियर यानी कि बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक यूजर को ना लगे, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यही कारण है कि अर्थिंग की वायर को हमको यूज करना ही चाहिए, स्पेशली उन अप्लायंसेस में जो कि मेटल के बने हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 के और में देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए दोनों को पहले पढ़ते हैं, फिर इनके आंसर्स भी देखेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है, वाई 2 मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, राइट द रीजन, राइट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक साथ 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स होती है, अभी मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो इसमें बेस वर्ड है वो मैग्नेट। तो देखिए मैग्नेट क्या होता है, इस टाइप से एक मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स होती है इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स है ये बताती है कि इस मैग्नेट का असर कहाँ पर है और कैसा और कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो 2 मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स के बारे में बात हो रही, कोई भी 2 ले लो, तो ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स जो है वो डू नॉट क्रॉस यानी क्रॉस नहीं करती है, कट नहीं करती है एक दूसरे को, वाई यानी कि क्यों। तो क्यों 2 मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स, या इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं, तो क्यों 2 मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करती है, राइट द रीजन यानी कि आपको कारण लिखना है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अभी क्या होता है देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट का एक असर रहता है एक फील्ड में, ठीक है, इसका असर इस एरिया में ही रहेगा। इसके बाहर कोई भी अगर लोहे की चीज़ रखी है यहाँ पे तो उस पर असर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इस मैग्नेट का असर नहीं है, तो इसका फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इस मैग्नेट का जो असर है वो इसी एक फील्ड में ही रहता है। तो ये कितना पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत कितनी है, कितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे पता करते हैं, यानी कि उसकी यूनिट क्या होती है। अभी यूनिट यानी क्या होती है, जैसे शक्कर को हम किलोग्राम में नापते हैं, दूध या पानी को लीटर में नापते हैं, तो ये क्या है, ये उसकी यूनिट हो गई, लीटर यूनिट है, किलोग्राम यूनिट है। तो ऐसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ है यानी स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होता है यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, किसी भी अगर मैग्नेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, अगर हम कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उठाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे को टच नहीं करती है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि अगर ये मान लेते हैं कि अगर ऐसा कट करेंगे किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को, तो उस केस में उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे अगर हम कंपास नीडल को रखते हैं, कंपास नीडल क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपास नीडल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे हम कंपास नीडल को रखते हैं तो उस केस में वो कंपास की नीडल, जो कंपास की सुई होती है, वो हमको 2 अलग अलग डायरेक्शन शो करेगी। तो किसी भी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली 2 अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो यही पॉइंट है कि क्योंकि 2 अलग अलग डायरेक्शन शो करना पॉसिबल नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, तो इसी कारण से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, क्योंकि इंटरसेक्शन तो होता ही नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो पॉइंट मिलेगा नहीं, तो किसी भी अगर ऐसा पॉइंट अगर गलती से आपको मिल जाता है या आपको लगता है तो ये पहली बात तो इम्पॉसिबल केस है, बिकॉज अगर वहां पे इंटरसेक्शन होता है मतलब उस एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन मिल रही है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो यही कारण है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, उसको मेजर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके आंसर में बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट। अभी कहाँ से आया और क्यों आया मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके क्लास 11th के सिलेबस में है, ठीक है। आपको इतनी जानने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल 10th में नहीं है। तो बस आपको ये याद करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है
उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी के सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द यूज ऑफ फ्यूज वायर, यानी कि जो फ्यूज वायर होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में होती है यूज, तो ये जो फ्यूज वायर है इसका यूज क्या होता है, इसको हमको राइट करने के लिए बोला गया है, लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हम एक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब मान लीजिए आपका ये बल्ब है, ओके, ये आपका बल्ब था, तो अब इस बल्ब को आप यहाँ पे इस तरीके से जब कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो यहाँ पे आपको फ्यूज लगाना पड़ेगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि उसी वायर के साथ में आपको बाजू में ही उस अप्लायंस के साथ उसी लाइन पे उसी इलेक्ट्रिक वायर में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस फ्यूज को कनेक्ट करने से फायदा क्या होता है, तो बेसिकली इस फ्यूज को इस सर्किट में यूज करने से होता यह है कि जो ओवरलोडिंग देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज्यादा कभी कभी सर्किट्स में हो जाता है, उससे हमको ये प्रोटेक्ट करता है, बचाने का काम करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फ्यूज। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके अलावा जो शॉर्ट सर्किट होता है, आपने कई बार देखते हैं कि कई बार ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलने लगती है, उसकी वजह से आग लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इस शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से भी हमको बचाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए उस सर्किट में। ओके, इतना क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम यूज कर रहे हैं या जो अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, अप्लायंस यानी कि जैसे टीवी, एसी, फैन वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, तो इनमें जो डैमेज हो सकता है वो डैमेज को प्रिवेंट करता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि रोकता है कि इनको डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये डैमेज नहीं हो उसके लिए क्या करता है कि अंडली मतलब क्या होता है? अंडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये स्टॉप करता है। कौन स्टॉप करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्टॉप कर देगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट भी बच जाएगा और इसके साथ आपका जो अप्लायंस है, जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, उसको भी ये बचा लेता है। तो इसके लिए फ्यूज करता क्या है? अगर मान लेते हैं फिर भी बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट वहां पे सप्लाई हो गया, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है उस कारण से, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगी बहुत ज्यादा तो हीट यानी कि गर्म हो जाती है वायर, तो गर्म तो होगी, तो उस वजह से क्या करता है, जो फ्यूज की वायर होती है ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने का मतलब पिघल जाती है, और जैसे ही अगर वायर पिघल जाती है तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अब आगे जा ही नहीं पाएगी। ओके, तो अब कितनी इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, आगे जा ही नहीं सकती, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हमारे डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचा लेती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम लेके आते हैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।